तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हम लोग देख रहे थे। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टूल्स में हमने क्या क्या स्टडी कर लिए थे। टूल्स में हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे। पहली चीज तो क्या कह सकते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंड वेक्टर। तो वन बाय वन हमें सारी चीजें देखना था, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बाद प्रोसेस क्या होती है थोड़ा सा हमने ये समझे थे कि कैसे एक्चुअली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये होगा। ओके, डीएनए लाइगेज एंजाइम हमने देखे थे। ये एक एंजाइम, ऐसा एंजाइम है जिसे हम ज्वाइनिंग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ज्वाइनिंग एंजाइम। जैसे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है एक, और ये दो न्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों भी न्यूक्लियोटाइड में ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, देन दोनों भी न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, जोड़ देता है। ओके, कैसे जोड़ता है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की हेल्प से आपको समझाया हूं मैंने। तो अब प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। प्रोसेस पे ये होता है कि जैसे कि सपोज ये एक ह्यूमन सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए। यदि हम इस डीएनए को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया। कुछ टेक्निक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डीएनए बाहर आ गया। ओके, अभी सेल वॉल किसका बना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, डिस्ट्रॉय हो गया। देन यहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है उसको हमको यहाँ से क्या करना है, सेपरेट एंड आइसोलेट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने इसका डायग्रामेटिकली व्यू, प्रैक्टिकल व्यू, हर तरीके से सारी चीजें समझ चुके हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हमको सेपरेट एंड क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट और आइसोलेट हो गए। तो डीएनए को उसके लिए काटना पड़ेगा। काटने के लिए एक एंजाइम चाहिए हमें, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के ऐसे छोटे 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 क्या मिल जाएंगे हमें, फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है इसको हमको एक टेक्निक्स होती है जिसे जेल एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। मींस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से इन फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है, क्योंकि ये इस तरह से बहुत सारे फ्रेगमेंट है ना, हम चाहते हैं कि एक फ्रेगमेंट इधर, ये अलग 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 हो जाए सारे। तो उसके लिए हमको जेल एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके ही हम क्या कर पाएंगे, इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर पाएंगे। अब ये सेपरेट कैसे होता है तो जेल एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड समझ लो पहले। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो मेथड जो है इसमें क्या होगा, तो पहली चीज तो बेटा देखो, इस तरह से ये मान के चलो एक ग्लास का एक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर हमने एक एसडीएस पेज होता है, सोडियम डोडासाइल सल्फेट एक पेज होता है। इस पेज को ऐसा रख दिए, ये पेज है कंप्लीट। इस पेज में छोटे छोटे गड्ढे कर दिए यहाँ पर। गड्ढे करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब थी। इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए था। इस डीएनए को उड़ेल दो यहाँ पर अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जितने भी गड्ढे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डीएनए सैंपल लिक्विड फॉर्म में हम ऑब्टेन किए हैं, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो उसके बाद जितना लार्ज डीएनए है वो यहीं पे रहेगा, और जितना स्मॉल डीएनए वो यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो जो डीएनए होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताओ, लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आपको। वेरी गुड खुशी। डीएनए जो होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे कैथोड और एनोड ऐसा रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करता है तो इस तरह से, वेरी गुड, डीएनए के बैंड्स मिलना चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जेल एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो डीएनए फ्रेगमेंट में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम फोर्स देते हैं बेटा, मूव टुवर्ड्स द एनोड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां पे रखेंगे मीडियम में, देन हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स है उसमें हम जनरली जो यूज करते हैं एगारोज जेल का यूज करते हैं।
जो एक नेचुरल पॉलीमर है, जो सीवीड जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके। द डीएनए फ्रेगमेंट जैसे सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद हम फर्दर जो स्टडी है उसको हम कंटिन्यू लेते हैं। तो अब ये देखो, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट हुआ, तो सेपरेट होने के बाद हमें ये जो मिला है, ये इस एगारोस जेल पे मिला है, बट हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से उठा के बाहर निकाल लें, जो भी हमारी फील्ड है वहां पे हम ले लें। तो हम ऐसा उठा नहीं सकते ना बेटा, वो जेली है, उसको हाथ लगाओगे तो टूट जाएगी वो। तो इसको यहाँ से उठा के हमको दूसरे सरफेस पे लेना है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम इल्यूजन कहते हैं। तो देखो, ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपिपेट है, जिसकी हेल्प से आपने यहाँ पे इस कॉम में डीएनए सैंपल को फिल कर दिए। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की जा रही है, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन भर दिया गया है, और तो डीएनए जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। ओके। ये कैसे होती है प्रोसेस, तो एनिमेशन में भी आप एक बार देख सकते हो बेटा। सेम एनिमेशन अगेन हम रिपीट करेंगे। इस तरह से देखो, डीएनए के बैंड्स जो यहाँ से आगे जा रहे हैं, दिख रहा है। देखो, ये माइक्रोपिपेट से डीएनए के ड्रॉप यहाँ डाले हमने, करंट पास किए, तो डीएनए इस तरह से आगे रन करते हुए आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा बैंड, सब देखिए छोटे से पार्ट, तो डीएनए मॉलिक्यूल कैसे रन करता है ये हम देख रहे हैं। लार्ज साइज डीएनए पीछे रहेगा, और स्मॉल साइज का उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस होती है। अब ये जो सेपरेट डीएनए है, इसको हमको विजुअलाइज करना है, तो हम उस डीएनए की स्टेनिंग करने के बाद ही हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो कलरलेस रहेगा ना, तो ऐसे डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देगा। ओके। एक और बार एनिमेशन देखना है। छोटा वाला डीएनए आगे रहेगा, हाँ बेटा नीना, छोटा वाला डीएनए आगे जाएगा। समझ गए। हाँ, वेट कम है ना बेटा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो उतना आगे बढ़ेगा। अब इसको हमको विजुअलाइज करना है, तो एक स्टेनिंग यूज करना पड़ता है, कंपाउंड जिसे कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। क्या चीज, इथिडियम ब्रोमाइड। वो यूज करके हम यूवी रेडिएशन पास करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमको विजिबल लाइट में डीएनए हम नहीं देख सकते, तो उसको देखना है, तो ना तो विजिबल लाइट चाहिए और ना ही स्टेनिंग, मतलब स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशंस का हम यूज करेंगे, तब जाके हम उस डीएनए को देखेंगे। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो है डीएनए के, हमको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन है, उस जेल को जब यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, तो उस टाइम पे देखने को मिलता है। ओके। तो जो सेपरेटेड बैंड जो रहेंगे डीएनए के, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, जो एगारोस जेल है वहां से हमको एक्सट्रैक्ट करना है उस जेल पीस से। तो हम कैसे करेंगे, और इस फिनोमिना को इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहां से उठा लेंगे, उठा के हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इल्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल कंपाउंड है बेटा। इस केमिकल का यूज हम स्टेनिंग के लिए करते हैं, जिससे हम डीएनए को देख सकते हैं। ये एक स्टेनिंग टेक्निक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा निनत। आई होप मैंने कल आपको जो काम दिया था वो कर लिए होंगे आपने, स्टार्ट किए होंगे। बहुत से बच्चों का
जो असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ है, अच्छा लगा मुझे देखकर। ठीक है, अब डीएनए फ्रेगमेंट को हमने प्यूरिफाई किए। ओके, प्यूरिफाई करने के बाद जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है ज्वाइन करेंगे अब एक वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ जैसे ही ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद क्या होगा आगे, ये देखो इल्यूजन क्या होता है वो देख लो। यूवी लाइट पास कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं, दिख रहा है बेटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बैंड्स है इसको हम वहां से यदि सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है बैंड को सेपरेट करने का, वो कहलाता है क्या चीज, एलूजन। अब आएंगे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर पर। क्या देखेंगे अभी हम लोग, अब हम लोग देखेंगे हेलो, क्लोनिंग वेक्टर। क्या देखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। ओके, ये तो कर रहा है। तो देखो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, पहले तो बात ये आएगी, एक हमने देखे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकंड हमने देखे लाइगेज एंजाइम। डीएनए को फ्रेगमेंट करें, फ्रेगमेंट करने के बाद अब डीएनए का टुकड़ा हमें मिल गया है तो इसको हमको क्या करना है, एक वेक्टर जो है उसके साथ उसको चिपका देना है ताकि वो वेक्टर कैरी कर पाए और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करा पाए। क्वेश्चन ये था कि वो जो डीएनए है इसको सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ना ही जरूरी नहीं होता, उसको आइसोलेट सेपरेट करना और देखना, आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना ये भी जरूरी होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या चीज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके ही ये चीज, ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमने डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिए, आइसोलेट कर लिए, और ये हमारा डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब ये जो डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी न किसी वेक्टर के साथ लाइगेटेड कर देंगे ये ऐसे, यानी ये वेक्टर को उस होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है बेटा, तो क्लोनिंग वेक्टर को हम व्हीकल्स भी कहते हैं जो क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो वेक्टर जो है डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है जो किसी भी हमारे फॉरेन डीएनए को, ठीक है, किसी होस्ट सेल के अंदर लेके जा सकता है और उसके अंदर उस फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है, इस चीज में रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है। वेक्टर जो है प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, फैगमिड हो सकता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़े थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ट्रांसपोजोनिक वायरस होता है। ठीक है, इतने सारे जो है वेक्टर्स हो सकते हैं। कॉमनली प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर सबसे ज्यादा यूज में आता है। कौन कौन सा, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों भी जनरली यूज में आता है, सबसे ज्यादा जो यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गए बेटा कुछ वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मिड की बात करते हैं। तो प्लाज्मिड जैसे कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ पे इस तरह से, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। बट ये प्लाज्मिड नहीं है बेटा, कभी कभी, कभी कभी नहीं, बैक्टीरिया में इस न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर एक डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक मॉलिक्यूल, स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड।
जो कि कैसा स्मॉल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल रहता है। किसमें रहेगा ये एक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। हाँ बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक ही रहेंगे। ये समझ में आ गया। हम टूल्स देख रहे हैं अभी। टूल्स होने के बाद फिर हम प्रोसेस पे आएंगे। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। और कल कितने बच्चे क्लास में नहीं थे बेटा, रिस्पॉन्स करो। हैंड टेस्ट करेंगे कल कौन कौन क्लास में नहीं था। सभी थे। रियस, सुगत कहाँ थे बेटा आप लोग? और कौन था? बस दो ही लोग नहीं थे? चलो, बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लियर है करके। ओके। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछना है अभी या आगे बढ़े? रियली बेटा, शुरुआत में आपने कोई मैसेज किए थे मुझे डाउट है करके, क्या था बेटा, क्या प्रॉब्लम थी? रियली पूछो बेटा। रियली क्लास में हो? नहीं है? चेक करने दो मुझे लिस्ट में। रियली आप दिख रहे हो मुझे? मेरा आवाज आ रहा है बेटा रियली? आपने शुरू में कुछ मैसेज किए थे डाउट है करके। हाँ, पूछो बेटा क्या प्रॉब्लम है। पूछो। सिर्फ यस करके रिस्पॉन्स आया है आपका। कुछ पूछना चाह रहे हो या हम आगे कंटिन्यू करें आज का क्लास? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, एनसीईआरटी में। हाँ बोलो आगे। बस इतना ही टाइप किए बेटा, आगे भी लिखो। टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हैंड रेस करो, मैं वॉइस एक्सेस दे देता हूँ। हाँ, बेस पेयर वाला लाइन है उसमें, ओके। उसमें प्रॉब्लम है। और लास्ट पैराग्राफ में भी है। ओके ठीक है बेटा रेली, ये वाला पार्ट मैं आपको आज क्लास के एंड में समझाता हूँ। ठीक है? याद दिला देना मुझे आप। चलो, तो अभी हम टॉपिक दूसरा देख रहे हैं, तो इसको हम पहले कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो कल का टॉपिक था हमारा। तो उसको हम क्या है, क्लास जैसे एंड होगी उस टाइम पे हम उसे कंटिन्यू करेंगे।
वेक्टर देख रहे हैं बेटा हम लोग, वेक्टर अभी, व्हीकल ऑफ डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज की हम बात करें तो ये है तो एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, लेकिन देखो आप कभी भी, आपको मैंने एक लाइफ साइकिल पढ़ाया था, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरियोफेज है, तो ये खुद अपना जो डीएनए है इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं? तो डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। तो वैसे बैक्टीरियोफेज का नाम बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस रखा है, बट वो एक्चुअल ऐसा नहीं खाता है। वो बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो कैसे अपना डीएनए उसके अंदर पहुंचा रहा है। तो जब ये इसमें कैपेसिटी है कि ये डीएनए इसके अंदर पहुंचा सकता है, तो यदि हमने इसके डीएनए को मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, तो मैनिपुलेट डीएनए पहुंचेगा अंदर। होगा ना ऐसे ही। तो अब जो मैनिपुलेट डीएनए यहाँ पे जब जाएगा, तो बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? एक वेक्टर है, तो बैक्टीरियोफेज भी जो है एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऑल बैक्टीरियोफेज में जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, सराउंडेड उसमें होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर, जैसे कि अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है और इसके सराउंडेड इस तरह से ये कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड मतलब एक प्रोटीन, यस, एनवेलप होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ एक एनवेलप होता है। ओके। एक आता है ट्रांसपोजोन्स, बेटा थोड़ा सा एडिशनल है, बट नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्लाइड में ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हम देखेंगे तो वैसे ही आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट कुछ चीजें आप सिर्फ मुझसे भी पढ़ लो, भले बाद में रिवाइज करो या ना करो, एग्जाम में यदि आ भी गया तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। ओके। तो ट्रांसपोजोन्स जो है, इसको हम ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसको एक साइंटिस्ट जिनका नाम है बारबरा मैक्लिंटॉक, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ट्रांसपोजोन्स भी जो है एक डीएनए का यूनिट ही होता है, जिसमें कैपेसिटी होती है कि इस जगह से इसको काट दो तो इसको दूसरी जगह पे चिपका सकते हैं, मतलब मूवेबल एजेंट है ये। ठीक है, एक जगह से सेगमेंट को उठा के दूसरी जगह चिपकाया जा सकता है, तो इसको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं। जंपिंग जीन भी हम इसे कहते हैं, या फिर मोबाइल जीन भी हम इसे कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था इसको? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। कब? 1951 में। कहाँ से? मेज प्लांट से। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ट्रांसपोजोन सभी को। अब इसमें भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, बट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नीनत को नहीं समझा? ट्रांसपोजोन्स क्या है? देखो बेटा, ये डीएनए है, ये जो दिख रहा है आपको क्या है? ये डीएनए है। डीएनए में इतना कोई एक सेगमेंट जिसको हम यहां से काट सकते हैं, काट दिए, काट के उसको हमने बाहर निकाल लिए। बाहर निकलने के बाद ये दूसरे इसका डीएनए है, इसको यहां से काट दिए। ओके, इरेज हो गया, फिर से बना रहा हूं। ये इतना पार्ट यहां से हमने काट के बाहर निकाले, और इसको काट के एक कोई दूसरा डीएनए है, उसमें इसको हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो ऐसा हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यदि हमने यहाँ पे काटे, तो इस कटे हुए पार्ट को हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, तो ये ऐसा ये इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या डीएनए का हर टुकड़े में ये कैपेसिटी है क्या? नहीं। तो डीएनए का एक स्पेशल यूनिट, स्पेशल सेगमेंट, जिसको हम यहाँ से निकाल के किसी और के पास पहुंचा के चिपका सकते हैं, उसको हम जंपिंग जीन कहते हैं।
या उसको हम ट्रांसफर होने वाला एलिमेंट, जैसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। याद रहेगा ये सभी को। अभी नीना समझ में आ गया? हो गया, गुड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, दोनों भी एक वेक्टर की तरह काम करेंगे। और इसमें एक एबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की। बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं और उसके जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके। और बैक्टीरियोफेज के नंबर यदि हम देखें तो पर सेल में बहुत ज्यादा होते हैं और हाई नंबर ऑफ कॉपीज भी ये बना सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट होके। कल एनिमेशन में दिखाया था। प्लाज्मिड यदि हम देखें तो उसमें एक या दो कॉपी होती है एक सेल में, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज की 15 से लेके 100 कॉपीज होती है। तो सोचो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेज ही रहेगा ना। ओके। यदि किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ लिंक करते हैं, ये एक डीएनए का टुकड़ा है, ये प्लाज्मिड है, इसको हमने यहां से काट दिए। कटे हुए जगह पे हमने एक डीएनए को चिपका दिए। अब इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंटर कर देंगे तो उसमें वो जाकर के क्या कर पाएगा, रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। होगा नहीं प्रोसेस? तो मल्टीप्लाई भी होता है। नंबर जो है, कॉपी ऑफ नंबर, जितने प्राइमेड या बैक्टीरियोफेज रहेंगे, ठीक है, उसके पास ORI सीक्वेंस होता है। जैसे हम कोई एक जेरोक्स या प्रिंट आउट को लेके जेरोक्स मशीन में जाते हैं, अब बोलते हैं कि भैया इसकी 100 कॉपी कर दो। एक प्रिंट आउट की 100 कॉपी एज इट इज ऐसे कैसे बन जाएगी? होता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। बायोलॉजी के टर्म में उसे क्या कहेंगे, क्लोनिंग। एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप जब आता है, ओके, तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन वहां पे आएंगे। तो जस्ट लाइक एज इट इज, प्रिंट आउट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके। बेटा समझ में आ रहा है? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट उसके बाद भी मैं आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जब तक के जितना एफर्ट ले सकता हूँ मैं लेकर के आपको समझाऊंगा। यदि कहीं प्रॉब्लम आएंगी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास हम एंड कर देंगे आज। ठीक है, ट्राई करेंगे जितने टाइम तक के हो जाए। ठीक है बेटा। हाँ, एटलीस्ट टूल्स वाला पोर्शन तो आज हमारा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। ये टूल्स आज कंप्लीट हो गया तो कल हम प्रोसेस देख लेंगे। कल प्रोसेस हो गया तो फिर लास्ट 2 डेज जो बचते हैं तो उसमें एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम संडे को एक क्लास रख लेंगे, और नहीं तो मंडे एक क्लास हो जाएगा। उसके बाद मे बी 15 तो नहीं बट 16 से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। ये अपडेट मिला क्या आपको, किसी ने दिया आपको? 16 से रिवीजन, ऑफलाइन रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, किसने बताया? मैसेज आ गया क्या आपको? लिस्ट मिल गई क्या? किससे क्या मिला? कौन सी मैम ने बताई? ग्रुप में मैसेज आ गया? नहीं मिला? गणेश आपको किसने बताया, फिर कैसे पता आपको? कॉल आया था। कितने लोगों को कॉल आया? आर्यन बेटा उसका टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। पॉसिबल है वो उसी बीच में रहेगा। क्योंकि रिवीजन शेड्यूल में ऐसा है कि जो पोर्शन आपके पहले हो गए हैं ना,
वहां से स्टार्ट होगा। हाँ तो आ जाएगा ना बेटा, वेट करो थोड़ा सा, एक ही दिन में सभी को कॉल थोड़ी आएगा। ठीक है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बाद में ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑफलाइन के लिए आया था नंदनी, आपको क्या कहा कॉल पे? क्या क्या कॉल आया था? ऐसा बोले? हाँ तो ठीक है ना, सही बात है। तो अब आप लोग क्या करो, देखो, एक तो आपका रिवीजन शेड्यूल रहेगा। बायोलॉजी का तो सिलेबस हो गया आपका। केमिस्ट्री का हो गया क्या? कितना बचा केमिस्ट्री का? कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। अब देखो, फिजिक्स का जो रह गया रिवीजन तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ फिजिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिवीजन में चलते रहेगा। तो टेंशन ना लो, सर बता देंगे आपको, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा कंप्लीट। कौन सा वाला बेटा? गणेश, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में अपडेट कर दी जाएगी। रिवीजन में, रिवीजन में बेटा एक चैप्टर नहीं रहता है। रिवीजन ऑफलाइन होगा, पहली चीज तो ये याद रखो। उसमें डे वाइज रहेगा। डे वाइज जो रहेगा, मैं आपको एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, मैं बायोलॉजी का आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट। बायोलॉजी का आपको सैंपल दिखा देता हूँ। एक मिनट, मुझे शेयर करना पड़ेगा, वो मेरे मोबाइल में है, मोबाइल फोन से मुझे कंप्यूटर में पहुंचाना है, पीसी में, अपने लैपटॉप में लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। देखो दिखाई दे रहा है क्या बेटा?
हाँ, देखो कैसे रहता है, शेड्यूल कैसे होता है ये देख लो पहले। ये डे को छोड़ो आप, कौन सा डे है ये अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपका चालू होता है यहाँ से, डे 1 to 3 रिवीजन ग्रुप 1 नाम दिया जाता है वहां पर, जिसमें 11th और 12th के टॉपिक रहेंगे। 11th के जो टॉपिक है, शुरू के 3 दिन में आपको इतना पार्ट पढ़ना पड़ेगा। 11th और 12th, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इतना पोर्शन 3 दिन में पढ़ के फोर्थ डे आपको पढ़ने के लिए एक दिन का हॉलीडे मिलेगा, और फिफ्थ डे में आपका इतने पोर्शन का टेस्ट होगा। अब बात यह आती है कि क्या ये सारी चीजें हम लोग फिर से आपको पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अब बात यह आएगी कि इसमें ये जो 3 दिन का जो टाइम रहेगा उसमें क्या होगा। तो इस 3 दिन के टाइम में बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, पहले से रीड कर लो। जिस भी बच्चे के जो भी डाउट रहते हैं, वो आप डाउट यहाँ पे जो भी रहते हैं ये डाउट आप पूछ सकते हो। यदि किसी भी बच्चे के डाउट नहीं आ रहे तो इस पर मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक, तो इनकी मैं प्रैक्टिस सीट से क्लास में ही एक क्लास टेस्ट होगा बेटा, ऑफलाइन रहेगा। फिर उसमें यदि किसी के डाउट आते तो आप वो पूछ सकते हो, और इस तरह से आप रेडी हुए। हॉलीडे के बाद टेस्ट आपका ये हो गया। फिर फिफ्थ डे के बाद आता है आपका 6, 7 और 8 डे। तो जैसे जिस दिन आपका टेस्ट होगा इसी टाइम का आपको एनालिसिस करना है। तो सोचो ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बायोलॉजी के साथ 1 to 3 डेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहेगा। तो सोचो बायोलॉजी में इतने चैप्टर आ रहे हैं तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इतने ही चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, और जितने बच्चे अभी लोग अभी तक के जो गूगल करके एग्जाम देते थे ना, ठीक है, और 300+ बायोलॉजी में स्कोर आता था कई बच्चों का, या कई बच्चों का 600 के आसपास स्कोर आ जाता था। अब आपको यहाँ पे समझेगा, ये जब ऑफलाइन टेस्ट रहेंगे तो क्लास में बैठ के जब टेस्ट आप दोगे तो आपको समझ में आएगा और आपकी गलती पकड़ा जाएगी कि कितने लोग चीट करके एग्जाम देते थे। तो अभी टाइम है आपके पास, और अच्छे से अभी से चालू कर दो पढ़ाई। ऐसे ही फिर 6, 7 और 8 डेज में रिवीजन ग्रुप 2 रहेगा। 11th और 12th के टॉपिक रहेंगे। इधर जो भी डेट रहेंगी और जो भी डे आएगा वो यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, ये वेडनेसडे से नहीं चालू होगा, ये मंडे से या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ट्यूसडे से स्टार्ट होता है मतलब 16 से। ठीक है, एक टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज और कल में आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऑनलाइन तो रहेगा ही बेटा, ये ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। बट जो बच्चे जिन बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन है वो ऑनलाइन कर पाएंगे, और जिन बच्चों का एडमिशन ऑफलाइन है उनका ये ऑफलाइन रहेगा। समझ गए? ऐसा होने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले 6, 7 और 8 डे में। तो 3 दिन आपके लिए ये टॉपिक रहेंगे, एक दिन का हॉलीडे रहेगा, और उसके नेक्स्ट डे आपका टेस्ट 2 रहेगा। समझना क्या है बेटा, ये सीधा सीधा शेड्यूल दिया हुआ है, खत्म काम। आना है बेटा ऑफलाइन, यहाँ पे आना है आपको, 1 to 3 डेज में ऑफलाइन आना है आपको। रियस बेटा आप कौन से एरिया से हो? 40 डेज का प्लान है बेटे। कहाँ से हो आप? नहीं बेटा, ऑल सब्जेक्ट। तो बेटा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं सोचना है बेटा, रियस। ये मिल जाएगा बेटा, ये ग्रुप में आपको पहुंचा दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये ऑफिशियली शेयर होगा।
ओके, अब ये आगे की लड़ाई आपकी है, ये मैं आपको बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो। दिवाली वेकेशंस पे भी मैंने आप लोगों को इतना सारा जो प्रैक्टिस दिया था आपको, अब आप जो बच्चे कर पाए उनके लिए बहुत आसान होगा। समझ गए? इन टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ना है सबसे पहले। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एमटीजी सॉल्व करना है। दोनों होने के बाद फिर क्लास में मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, वो सॉल्व करना है। और ये होने के बाद फिर आपका टेस्ट रहेगा। और ये चीज हर इसमें चलते रहेगी। एनसीईआरटी के बाहर अब हमें नहीं जाना है। 100% हमें एनसीईआरटी देनी है। समझ गए? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हमारा जो टॉपिक है वो आज भी रह जाएगा। दोनों भी रहेंगे बेटा। अब वो आपके हिसाब से देखो बेटा, थर कैसे करोगे आप। ये डेट में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, 15 से पकड़ लो, 16 से पकड़ लो, 20 से पकड़ लो। बट रिवीजन शेड्यूल हर साल का अपने डीडीएस एकेडमी में ऐसे ही होता है। तो मैं बाकी सब्जेक्ट का शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी का ही शेयर करूंगा। बाकी सब्जेक्ट टीचर आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ बेटा, पूछ सकते हैं ना गणेश। चलो, बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, कुछ फीचर्स होते हैं बेटा। क्योंकि देखो, यदि हमने प्लाज्मिड ले लिए या फिर हमने बैक्टीरियोफेज ले लिए, तो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज हम जब एज अ वेक्टर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो इनके कुछ ना कुछ फीचर्स चाहिए उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को भी उठा के हम ले लेंगे। यदि हम किसी को भी कभी भी ले लेंगे और यदि वो डिफेक्टिव रहा, तो आपका इतना मेहनत, इतना लेंदी प्रोसेस, इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस सब बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए बेटा कुछ फीचर्स होते हैं रिक्वायर्ड, जिसमें क्लोनिंग करना है तो एक वेक्टर्स के क्लोनिंग के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो फीचर्स की यदि हम बात करें, तो जो भी वेक्टर हमने सिलेक्ट किए उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर के पास नंबर ऑफ जीन होते हैं ऐसे अलग अलग। तो उसके पास एक जीन का सीक्वेंस होता है जो रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट करने वाला होना चाहिए, जिसको ORIC ऐसा कहते हैं। सेकंड, यहाँ पे इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। जैसे सिलेक्टेबल मार्कर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो डीएनए बना है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये हम इस सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से पता कर सकते हैं। उसके बाद क्लोन करने के लिए हमें एक स्पेशल साइट चाहिए, क्योंकि हमने कोई डीएनए को काटे तो इस कटा हुआ डीएनए को कहीं पे भी ले जाके चिपका नहीं सकते। प्रॉपर एक जगह होती है जहां पे हम उसको चिपका सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो ये भी होनी चाहिए। समझ गए? ये होने के बाद जो भी वेक्टर है फॉर द क्लोनिंग जीन, ठीक है, इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वेक्टर यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर ही काम करें। जो भी वेक्टर है वो प्लांट के लिए या एनिमल के लिए सुइटेबल होना चाहिए। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को हम देखेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर पे ये वाला एक पॉइंट था, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता था यदि हमने इसको काट दिए। काटने के बाद हमारा ये जो डीएनए का टुकड़ा था, इसको यदि हमने यहाँ पे चिपका दिए और इसको यदि हमने किसी होस्ट में यदि इंट्रोड्यूस कराए, तो ये होस्ट में जाने के बाद इसमें रेप्लिकेशन होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, कल ही पढ़ाया मैंने आपको, समझे? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह जहां पे डीएनए का एक छोटे से टुकड़े को यदि सीक्वेंस में हमने लिंक करा दिए, तो उसके साथ में अब यदि इस डीएनए को हम इधर बाजू में लिंक कराएंगे, तो इस सीक्वेंस को तो हमने रखे, बट इसकी वजह से इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन सकती है। और इसके पास कितने कॉपी ऑफ नंबर्स बनाना है उसकी कंट्रोलिंग भी इसी के पास होती है। ओके, समझ में आ गया? सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है, तो वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए होता है जिसमें हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो उसको हम सिलेक्ट कर पाए, और जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ उसको हम वहां से इलिमिनेट कर पाए। दोनों भी प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन और हम कर सकते हैं किसको, नॉन रेजिस्टेंस को, मतलब हम एंटीबायोटिक जो होती है उससे कौन से रेजिस्टेंस मिला है उसको देखते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट को हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हम सिलेक्ट और एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं। यदि उसके पास जीन है रेजिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, केनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, तो ये एक यूजफुल टूल होता है जिसका हम यूज सिलेक्टेबल मार्कर की तरह करते हैं इकोलाई में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट। दीनत, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलो। रिपीट करना है? हाँ, जस्ट वेट बेटा, रिपीट हो जाएगा, जस्ट वेट। ये वाला भी समझ लो, फिर मैं ड्राइंग से समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक होती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट में क्या करना है बेटा, जो भी फॉरेन डीएनए है उसको हम वहां पे लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल सीक्वेंस जो कि रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, जो भी एंजाइम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको कट करे, कट करने के बाद जो हमारा डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको वहां पे हम चिपका सकते हैं। अब देखो क्या क्या मैंने समझाया आपको, अभी यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करूंगा। हम देख रहे हैं क्या चीज, क्लोनिंग वेक्टर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर, सपोज ये एक क्लोनिंग वेक्टर है जो कि है प्लाज्मिड। अब ये क्लोनिंग वेक्टर एक आइडियल वेक्टर रहे, तो इसमें आइडियल वेक्टर होने के कुछ प्रमाण रहेंगे। आइडियल होने के इसमें क्या प्रमाण है, तो इसके पास देखो, एक तो इस तरह से ये जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट होनी चाहिए। इसके पास इस तरह से ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसके पास होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। इसके पास साथ ही साथ अगेन यदि हम देखें तो क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए ये वाला रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, क्लोनिंग साइट कहेंगे इसे।
अब हम कोई भी डीएनए है इसको हम कहाँ पे चिपकाएंगे, तो अब देखो यदि हमारा यहां पर ये एक डीएनए है मान लो, तो इस डीएनए को कहाँ चिपकाएंगे, तो जो क्लोनिंग साइट है इसको हम यहाँ पे चिपका सकते हैं। यदि हम इसको काट देंगे तो उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये वाला पॉइंट तो होना ही चाहिए। लेकिन इस डीएनए को हमने यहाँ पर चिपका दिया मान लो ऐसा, तो ये इस ओरिसी की वजह से ये डीएनए मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर का रोल क्या है, तो सिलेक्टेबल मार्कर एक इधर साइड आपको दिख रहा है ये वाला, और एक इधर साइड दिख रहा है आपको ये वाला। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये या तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उससे रेजिस्टेंस होगा, या तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उससे रेजिस्टेंट होगा, या कोई भी एंटीबायोटिक उससे रेजिस्ट हो सकता है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो देखो जैसे कि सपोज ये हम लोगों ने इस डीएनए को उठा के यहाँ पे हमने चिपका दिया मान लो, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। बट ये रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है इसको हमको पहचानना है, तो हम किससे पहचानेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से पहचानेंगे। अब ये कैसे होता है ये आपको आगे वाले पार्ट में अच्छे से क्लियर होगा कि सिलेक्टेबल मार्कर का एक्चुअली रोल क्या होता है। एनिमेशन है हमारे पास, उसमें क्लियर कराऊंगा बेटा मैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एक क्लोनिंग वेक्टर जो है वो आइडियल रहे, तो आइडियल होने के लिए उसके पास 3 फीचर होना बहुत जरूरी है। ओरिसी होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, और सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। नीना बेटा समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करो। बाकी बच्चों को समझा? गुड, सभी का रिस्पॉन्स आ गया, क्लियर है बेटा। सिलेक्टेबल मार्कर अभी सारा कुछ अच्छे से नहीं समझाया मैंने, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ नाम याद रखो कि 3 चीज होती है एक अच्छे वेक्टर में। ओके, एट द एंड ऑफ टॉपिक आपको सिलेक्टेबल मार्कर विजुअलाइज हो जाएगा कैसे काम करता है। ओके, अब देखो चलो मैं सिलेक्टेबल मार्कर का यूज समझा दे रहा हूं। आप ये वाले पॉइंट को पढ़ो अभी, क्या दिया यहां पर। यदि हम सिलेक्टेबल मार्कर को यूज कर रहे हैं, तो यदि हमने क्या किए, कोई एक डीएनए है, जैसे कि सपोज हमारा प्लाज्मिड है PBR322। अब ये जो PBR322 है इसके पास एक ये सिलेक्टेबल मार्कर है और एक ये सिलेक्टेबल मार्कर है। यदि हमारे पास एक डीएनए है ये वाला, और इस डीएनए को हम यहां पर इंसर्ट करते हैं, तो हमको इतनी जगह को काटना पड़ेगा और इस डीएनए को यहाँ पे चिपका देना पड़ेगा। तो ये जो प्लाज्मिड है इसके पास 2 एंटीबायोटिक जीन थे जिससे वो रेजिस्ट था, एक तो एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। अब यदि मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को काट के निकाल दिया और मैंने इस डीएनए को चिपका दिया, तो अभी बताओ इस प्लाज्मिड के पास कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिलेगा, दोनों भी या कोई भी एक, और कोई भी एक तो कौन सा, बताइए। नीना अभी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, बाकी बच्चे भी। वेरी गुड, क्योंकि देखो पहले इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी था, इससे भी ये रेजिस्ट था, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था इससे भी रेजिस्ट था। बट हमने एक नया डीएनए लिया और उसको एम्पिसिलिन को काट के यहाँ पे नए डीएनए को चिपका दिया, तो अभी इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की पावर खत्म हो गई, बट टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट है। तो यदि हमको आगे पहचानना है कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है, तो एम्पिसिलिन से वो रेजिस्ट रहेगा क्या, नहीं, बट टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट रहेगा क्या, यस। ऐसा आंसर आता है तो समझ लो कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। और यदि वो दोनों से रेजिस्टेंस दिखाता, तो फिर ये समझ लो कि आपका ये जो डीएनए है प्रॉपरली यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पाया। एक डीएनए का टुकड़ा जो है जिसको हम डिजायर्ड जीन कहते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे इंसर्ट हो पाया है क्या,
नहीं हो पाया, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। तो आरडीएनए जिसको हम ट्रांसफॉर्मेंट टर्म कहा है यहाँ पर, तो वो है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है। अभी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा नीनत, आगे चल के और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर। समझा बेटा? रिस्पॉन्स करो। हो गया? गुड। बाकी बच्चे देखो, आज मैं बेसिक पार्ट ही समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। ओके, अभी हम सिर्फ टूल देख रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी हम समझेंगे आगे चल के। ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। इतने पोर्शन समझ में आ गए सभी लोगों के? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? गुड। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे अभी, जो टूल्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो टूल्स में हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने देखे। तो अभी यहाँ पे टूल्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें जो प्रोसेस है कैसे एक्चुअली होती है वो हम देखेंगे। रियली बेटा एक काम करो, सिलेक्टेबल मार्कर वाला ना आप 2 से 3 बार पढ़ना एनसीईआरटी से। कल हम इस पार्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी मैं बार बार एक ही चीज को बताऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है? कल हम सिलेक्टेबल मार्कर वाला पोर्शन अगेन रिवाइज करेंगे, टेंशन ना लो बेटा, थोड़ा सा टाइम दो। कल ये इस स्लाइड से हम लोग हर चीज फिर से रिवाइज करेंगे, पीसीआर, ये जितना भी मेथड है ये सारा कुछ, ये हर चीज हम रिवाइज करने वाले हैं। बायोरिएक्टर क्या होता है, फिर पीसीआर को मैं एनिमेशन से समझाऊंगा। ओके, थोड़ा सा टाइम दो उसके लिए, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो बेटा। नहीं समझता, मैं जानता हूँ बच्चों को आसानी से नहीं समझता वो चीजें, उसके लिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े कंसेप्ट जो है वहां पे जाना पड़ेगा। ओके, रेली? हाँ, फिलहाल के लिए सिलेक्टेबल मार्कर में आप इतना याद रखो कि सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हमारा जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिख के रख लो, सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, क्योंकि इससे ज्यादा जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा? रेली? बाकी बच्चे तीनों भी पॉइंट क्लियर हुए? सिलेक्टेबल मार्कर वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी का? देखो अभी प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए एक लेक्चर और चाहिए,
क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर का जो प्रोसेस और स्टेप्स होता है, ठीक है, जिसको हमको प्रैक्टिकली समझना है, उसके लिए एक लेक्चर का और टाइम चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है। ओके, वेरी गुड। ठीक, तो बेटा आज का पोर्शन हम यहीं तक के पढ़ेंगे। आगे का जो है कंपेटेंट होस्ट वाला पार्ट है और आगे की नेक्स्ट प्रोसेस है, तो उस पोर्शन को हम कल देखेंगे। गणेश बेटा एनसीईआरटी की लाइन समझ जाएगी कल। हाँ, रियली आपका डाउट मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। ओके, बाकी बच्चों को लीव करना है तो लीव कर सकता है। रैली का जो डाउट है वो मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। और रहा सवाल एनसीईआरटी की, जो लाइन आपको अभी नहीं समझी, कल आपको लाइन समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन को समझने के पहले कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझने पड़ेंगे। वो समझ में आ गया तो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके। हम्म, पूछो बेटा रैली, कौन सा क्या डाउट था आपका? पूछो, अभी जो भी डाउट है पूछते जाओ। ये एनसीईआरटी सामने है, पेज नंबर और पैराग्राफ बताओ और पूछो। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ऐसा बोले थे आपने? यहाँ पे या इसके पहले में? इसके पहले वाले में आ रही थी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था बेटा रैली, या यहाँ पर ऊपर वाला या नीचे वाला? मलयालम वाला? लगता है इस टाइम पे आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आया होगा शायद, ऐसा कुछ था। देखो, बहुत इजी है बेटा। यहाँ पे क्या कहा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये कहा है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे कि डीएनए में हम टी जी ऐसे लिखे हमने। क्या लिखे? ATGC, देन TA। तो ये इस सीक्वेंस में ऐसा हो गया। अब इस सीक्वेंस में ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा? ATGC। अब ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मतलब जो दोनों भी सीक्वेंस जो रहेगा ना, वो दोनों डायरेक्शन पे सेम आना चाहिए। जैसे AT इधर आ रहा है तो AT इधर आना चाहिए, तो ये AT का यहाँ पे क्या आएगा? TA। यहाँ पे क्या आ जाएगा? TA। यहाँ पे GC है तो यहाँ पे GC है। तो ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए बेटा। ऐसी तो आएगा ना? हाँ, ऐसी तो आएगा। AT, ये TA गलत हो गया, ये AT आएगा तो यहाँ पे TA। ये छोड़ो, ये ऐसा सीक्वेंस बनेगा। तो आप इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से दोनों को भी रीड करोगे तो सेम होगा। जैसे मलयालम, आप इधर से स्पेलिंग देखो या इधर से स्पेलिंग देखो, दोनों सेम है। इस टाइप का सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है बेटा रेली, क्लियर हुआ? और क्या डाउट था पूछो। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ में कहाँ प्रॉब्लम है पूछो बेटा, बताओ। कौन सा वाला पार्ट है? नीनद का क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो बेटा जिन बच्चों को क्लास लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, जिनको रहना है वो रह सकते हैं। जिसके डाउट है पूछते जाइए, मैं क्लियर करवा दूंगा। पूछो बेटा रैली, यहाँ पे क्या डाउट है? सेकंड पैराग्राफ 1 2, ये वाला कंप्लीट।
अच्छा ये वाला पार्ट देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम function by inspecting the length of DNA sequence once it find its specific recognition sequence। देखो, इमेजिन करो कि ये एक डीएनए है और इमेजिन करो कि ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम इसको ऐसा ढूंढ रहा है, ये इधर इधर घूमते फिरते ऐसा ऐसा उसने घूमा, घूमते फिरते जैसे उसने फाइंड किया कि ये वाली जगह एक ऐसी है जो काटने वाली है, इतनी जगह जो ऐसी है जिसको काटना है, उसने इंस्पेक्ट कर लिया। देन उसने इस जगह को क्या किया, काट दिया, ऐसे काट दिया। काटने के बाद क्या होगा, वो वहां से अलग हो गया। ये उसका मीनिंग बेटा, समझ में आ गया? और कुछ डाउट है बेटा? नोमेनक्लेचर में क्या प्रॉब्लम, पूछो ना। आपने पढ़े क्या इसको? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, पूछो। नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि देखो, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। यदि हमने इस बैक्टीरिया से कोई एंजाइम को आइसोलेट किए तो पहला नाम हम उसका जेनेरिक नेम रखते हैं, दूसरा नाम के दो लेटर हम लेते हैं जो स्पेसिफिक नेम रहते हैं इको, फिर उसकी हम स्ट्रेन लेते हैं और नंबर ऑफ डिस्कवरी रोमन डिजिट में लिखते हैं, तो इको R1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर हो गया, ऐसे नाम देते हैं बेटा। जैसे एक हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो हीमोफिलस का हम एच लेंगे, फिर IN लेंगे, HIN, और डी उसका क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो हिंड 2, इस तरह से उसका नाम दे दिए। हो गया क्लियर, रेली? नहीं हुआ? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही पूछो ना, फिर आपका एक्चुअल डाउट क्या है वो मुझे समझाओ तो मैं आपको क्लियर करूंगा। एक काम करो, आप पैराग्राफ पूछो मुझे, ये वाले पेज में डाउट है क्या या इसके पहले वाले में? रोमन नंबर बेटा कितने नंबर पे उसकी डिस्कवरी हुई है, कौन से नंबर का एंजाइम है, वो रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पूछो बेटा रैली। ये 195 और इसका ये लास्ट पैराग्राफ है। देखो, जो नेमिंग था एंजाइम का, फर्स्ट लेटर जो नेम था वो जीनस से आई, कहा मैंने, सेकंड 2 लेटर जो कहां से आए, स्पीसीज से आए हैं, ठीक है। फिर जहां से उसको आइसोलेट किया, जैसे इको R1, तो इको, ई मीन्स इस्चेरेचिया जीनस है, कोलाई, तो उसका को ले लिया, RY ये स्ट्रेन है, और ये 30 नंबर का बैक्टीरिया है, तो उसका हम एक रोमन डिजिट लेते हैं जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ, तो उसको हम इको R1 कहेंगे। ये बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिस्कवरीज एंजाइम का जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे दिया ना, R इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ, क्या हो जाएगा, आगे दिया ना नेम ऑफ, आगे क्या दिया, देखो यहाँ पे दिया स्ट्रेन, फिर उसके बाद रोमन नंबर दिया जाता है फॉलोइंग द, मतलब वो इंडिकेट करता ऑर्डर जो एंजाइम आइसोलेट किया गया है उस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, उस चीज को बताता है। सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। गणेश बेटा आपका भी यही डाउट आ रहा था शायद, अभी क्लियर है क्या? चलो रैली का तो समझा। गणेश,
गुड। और कोई बच्चा है जिसके कुछ डाउट है? नहीं है तो बेटा क्लास एंड करते हैं आज का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय प्रदन्या।